चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट. चलिए, अ वेरी गुड मॉर्निंग. वाई सो डाइंग? अच्छा, हम प्रोफेशनल में हम नहीं चिल्लाते गुड मॉर्निंग. Sounds a plan. Let's start. We were discussing about your real estate investment trust. For those who don't have notes, you should get your notes in a while, and till the time at least I should get them on the projector. ठीक है. अच्छा, एक बार के लिए कल का क्विक रिवीजन करवा देता हूं आपको. कल आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करी थी. मैंने आप लोगों से बताया था कि इंडिया के अंदर बड़ा नया कंसेप्ट है. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था पहले के टाइम पे. इंडिया ने हमेशा की तरह अपनी लेगेसी मेंटेन करी. हमने यूएस की तरफ देखा. यूएस को हमने कहा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए क्या नया करते हैं. उन्होंने बोला हम 1960 से एक काम करते आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन देते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए. इनका उन्होंने अच्छा क्यों निकाला था? क्योंकि उस टाइम पे उनकी इकोनॉमी के काम पे रिसेशन आया था. उस रिसेशन को कवर करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टर्स को छोटे इन्वेस्टमेंट्स करने का ऑप्शन दिया, जहां पे इन लोगों ने रीट मैकेनिज्म बनाया. इंडिया ने इतने साल क्यों इंतजार किया था? क्योंकि हमारे पास टैक्स पास थ्रू स्टेटस नहीं था, इफ यू गाइस रिमेंबर. एंड 2014 फाइनेंस बिल में आपको टैक्स पास थ्रू स्टेटस मिल गया. अच्छा, नाउ स्ट्रेटेजिकली जैसे ही 2014 में हमें मिला, हमने बैक टू बैक रीट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए और रीट रेगुलेशंस लेके आ गए 2014 में. जिसके बाद मैंने आपको बताया 2016 एम्बेसी ने आपको सबसे पहली बार रजिस्ट करके दिखाया. रीट इंडिया की सबसे पहली थी, जो थी एम्बेसी पार्क लिमिटेड. अब इसके आगे अपन बढ़ रहे हैं. एम्बेसी के बाद उसके बाद और भी आई थिंक माइंड स्पेसेस, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि वो भी एक और सेकंड रीट यहाँ पे रजिस्टर हुई है, जो अपनी यूनिट्स इशू करती है. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग जो रीट पढ़ रहे हो ये आपका एज इट इज बैक टू बैक चैप्टर 3 भी खत्म करेगा. दैट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट. ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूं लेक्चर. चले, कल का रिविजन पूरा हो गया. लेट्स स्टार्ट नाउ. अब जो पार्ट आप लोग इस रीड के अंदर कवर करोगे ये एकदम म्यूटेटिस म्यूटेंडिस चलेगा. डू यू नो व्हाट इज म्यूटेटिस म्यूटेंडिस? सेम तो सेम ही बोल देता. म्यूटेटिस म्यूटेंडिस क्यों बोला? आपकी मर्जी, शशि थरूर हो आप. ठीक है, इन आइदर केसेस नो, दैट्स नॉट द राइट आंसर. म्यूटेटिस म्यूटेंडिस मतलब होता है एज इट इज बट विथ नेसेसरी चेंजेस. मतलब कि ऑलमोस्ट सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, तरीका सेम है, हालात सेम है, पर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे आप लोगों को. जैसे कि इसके अंदर की इन्वेस्टमेंट कंडीशंस और उसकी इन्वेस्टमेंट कंडीशंस बिल्कुल सेम है. हाउएवर यूनिट साइज के अंदर थोड़ा सा चेंज मिलेगा, एप्लीकेशन साइज में थोड़ा सा चेंज मिलेगा, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर चेंजेस होंगे. तो अगर ये तैयार है, अपन बैक टू बैक जो थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे वो बहुत स्पीड में जाएगा. इट शुड टेक अस 2 लेक्चर्स टू फिनिश द एंटायर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अगर अपन लोगों ने इस पार्ट को अच्छे से किया है कवर. सो नाउ, अब अपन लोगों ने लास्ट डिस्कशन कर लिया था. आई थिंक हम लोग स्ट्रक्चर पे आ गए थे ना. ओके, डू नॉट टच द स्ट्रक्चर राइट नाउ. स्ट्रक्चर के आगे की पार्ट बढ़ना प्लीज. पहले अपन लोग इनके बारे में कुछ समझते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे. दिस इज योर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, सिंस आप लोग इसमें से बहुत सारी चीजों के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं हो, तो अपन लोग एकदम हिट कर जाएंगे इसको गलत. फर्स्ट अपन क्या करते हैं, इसके फीचर्स हिट करने की कोशिश करते हैं, पोस्ट विच अपन लोग सारी टर्म्स पढ़ते हैं कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या एक्चुअली रेगुलेटेड वर्ड्स यूज किए जाएंगे. फिर स्ट्रक्चर के ऊपर वापस आएंगे एंड देन इट शैल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. लेट्स स्टार्ट. अब सबसे पहली बात, व्हाट इज योर गवर्निंग कोड? इट्स क्वाइट सिंपल. इट्स सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014. अब याद रखना, यही स्ट्रक्चर रीड के लिए भी है, यही स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के लिए भी है. तो दोनों में ही गवर्निंग कोड सेम रहेगा. तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, ये हमारे लिए सेम है. जिनके पास नोट्स है आप चाहें तो डायरेक्टली डाल सकते हैं. सेम स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. सेम स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. अब एक चीज याद देखना प्लीज, एक बार आपके गवर्निंग कोड का नाम पढ़ना. सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ट्रस्ट, द वर्ड ट्रस्ट हैज कम इन. इससे आपको क्या समझ में आता है कि कोई भी आप लोग जो रीड क्रिएट करते हो, दैट हैज टू बी सेट अप इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट. सो रीड्स आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882. ठीक है, कल अपने ट्रस्ट के ऊपर ऑलरेडी बात की थी, राइट? वी हैव हैड अ डिस्कशन अबाउट ट्रस्ट. नाउ नेक्स्ट इज पार्टीज टू द रीट. कौन कौन लोग होते हैं? सबसे पहला है आपका स्पॉन्सर ग्रुप. अच्छा, इफ आई एम सेइंग स्पॉन्सर ग्रुप, दिस मींस कलेक्टिवली ऑल द स्पॉन्सर्स, एंड स्पॉन्सर्स से कनेक्टेड और सारे लोग. नाउ हु इज अ स्पॉन्सर? एनीवन? कल अपन ने ये भी बात की थी. हु सेट्स अप योर रीट इज द स्पॉन्सर. अब देखो सीधी बात है, हु सेट्स अप अ कंपनी? The promoter. So generally when you say it's a company, use the word promoter. When it comes down to REIT, you use this word sponsor. As simple as that. अब सवाल उठेगा आपके सामने कि अगर आप इसको स्पॉन्सर ग्रुप बुला रहे हो, तो यानी कि these are collectively all the sponsors और उनके एसोसिएट्स जो मिलके इस रीट को सेटअप कर रहे हैं. इंडिविजुअली एक स्पॉन्सर कितनी होल्डिंग करेगा?
और क्यूमुलेटिवली इनके पास कितनी होल्डिंग होनी चाहिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसके आगे के वर्ड मत पढ़ो, सिर्फ स्पॉन्सर वर्ड के ऊपर बात करते हैं। स्पॉन्सर इज एनी पर्सन हु सेट्स अप द रीट। स्पॉन्सर ग्रुप इज क्यूमुलेटिवली इन सब लोगों ने मिलकर जो रीट सेटअप करी। अब यहां पे देखना इसने क्या बोला, हर रीट के अंदर एक एक स्पॉन्सर के पास मिनिमम 5% रीट की यूनिट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट अप, जब आप बात करोगे पूरा स्पॉन्सर ग्रुप कलेक्टिवली मिलके 25% रीट की यूनिट्स होल्ड करेगा। आई शैल रिपीट दिस अगेन, इंडिविजुअली एक स्पॉन्सर के पास कम से कम 5% यूनिट्स होने चाहिए, कलेक्टिवली मिलके 25% यूनिट्स होनी चाहिए। श्योर इनफ? अच्छा एक सेकेंड, what does it signifies? Why do you actually go ahead and why securities market में SEBI always emphasizes कि promoter का contribution होना चाहिए, sponsor का contribution होना चाहिए? Just giving you a light over this. अगर आप कोई भी research articles देखेंगे, कोई भी thesis reports देखेंगे, जिस कंपनी के अंदर या जिस भी रीट के अंदर प्रमोटर या स्पॉन्सर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, उसकी पब्लिक इमेज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अच्छी होती है। व्हाई? बिकॉज मोर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रमोटर, मोर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द स्पॉन्सर, दिस सिग्निफाइज कि सामने वाले प्रमोटर का अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा फेथ है दैट इट शैल ग्रो, एंड दिस इज व्हाट वी ऑलवेज चेक। तो ये अगर आपको कभी इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए कभी क्वेश्चन पूछा जाए, फंडिंग में क्वेश्चन है, वाइल लुकिंग अबाउट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस, आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, प्रमोटर की होल्डिंग जरूर काउंट की जाती है वाइल एडवाइजिंग कि आपको यहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। श्योर ना? अच्छा ठीक है, अब ये जो वर्ड मैंने बोला है ना, अपन शायद 6th या 7th चैप्टर में होंगे, तब मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाऊंगा एज इफ कॉल्ड आइडेंटिफाइड प्रमोटर एंड नॉन आइडेंटिफाइड प्रमोटर्स। ये बिल्कुल ही एक अपने लिए एलियन कंसेप्ट है, आप लोगों ने कभी इसको एग्जीक्यूटिव में इस वर्ड को यूज भी नहीं किया होगा, तो उस टाइम पे मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाऊंगा। वील टॉक अबाउट इन्फोसिस कंपनी, इन्फोसिस का मैकेनिज्म कैसा चलता है, ये कुछ अलग तरीके की एक नई कैटेगरी आई है। तो अभी के लिए जो मैं बोल रहा हूं इसको सिर्फ यहीं पे होल्ड गुड करना, जब जब हमें छोटा छोटा चेंज करना होगा आई शुड टेल यू ग्रेजुअली। वैसे ही आपका प्लानर बनाया है, हम बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं। सो बेसिक गोज, प्रमोटर गाइडलाइंस बहुत अच्छी रहती है, जितना प्रमोटर का स्टेक है उतना ज्यादा अच्छा है। सो नाउ every sponsor individually should have 5%, cumulatively 25%. Now comes the question, for how much time? It says for 3 years. मतलब कि ये लॉक इन रिक्वायरमेंट है। एक रीड सेटअप होने के बाद एक स्पॉन्सर के पास मिनिमम 5% एंड उसके बाद बाकी ग्रुप को मिला के 25%। कितने टाइम तक होना चाहिए? 3 years तक के लिए। दिस 3 years stands your lock in period. वेरी गुड फॉर दिस, इसमें अपने को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट आफ्टर 3 years? व्हाट आफ्टर 3 years? इसने बोला 3 साल हो गए, वी शुड अलाउ यू कि आप थोड़ा सा अपनी होल्डिंग को डीलिक्विड करें, आराम से नीचे जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पर कितना? इन्होंने बोला एट एनी टाइम 15% से नीचे नहीं जाओगे। सो अब मुझे फाइनल कहानी क्या समझ में आई, जब एक रीड बनी तो इंडिविजुअल स्पॉन्सर के पास 5%, क्यूमुलेटिवली 25% होने चाहिए फॉर द फर्स्ट 3 years। पोस्ट विच भी हर इंडिविजुअल स्पॉन्सर के पास कम से कम 5% तो होना ही चाहिए। हाउएवर इन सबका क्यूमुलेटिव होल्डिंग कम करके अपन कितने पे लेके आ गए? 15% पे लेके आ गए। आर वी श्योर इनफ? ठीक है, एक बार खाली ये रीड करके देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स दैट रीड कैन हैव एंड यूनिट होल्डिंग ऑब्लिगेशंस, ईच स्पॉन्सर शैल होल्ड और प्रपोज टू होल्ड मिनिमम 5% ऑफ द यूनिट ऑफ रीड 1। नेक्स्ट, collectively to hold 25% of the units of REIT for a period of not less than 3 years from the date of listing. Wait, I just used from the formation of REIT and they are using from the word listing. तो मतलब तू गलत है भाई, लिस्टिंग बोलना चाहिए था। नो, ट्राई टू सी। कल अपन ने एक बात वर्ड यूज किया था, अगर आपको याद हो, एक रीट मैंडेटरीली खुद को लिस्ट कराती है आते ही, तो रीट्स आर मैंडेटरीली लिस्टेड। सो यू यूज द वर्ड लिस्टिंग, यू यूज द वर्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ रीट, डजंट मेक एनी डिफरेंस, दोनों एट द सेम टाइम ही होने वाला है। एकदम श्योर है एकदम? वाई? बिकॉज टू कम डाउन इन पब्लिक यू मस्ट बी कंपल्सरीली लिस्टेड एंड द आइडिया ऑफ रीट इज रेजिंग फंड्स फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टिंग इनटू कंप्लीटेड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। श्योर इनफ? तो अगर आपके नोट्स में आप लोग चाहें तो आप आराम से उसमें स्लैश करके डाल सकते हैं, फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द रीट, फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ रीट। नाउ नेक्स्ट अप, आगे चल के स्पॉन्सर्स एंड स्पॉन्सर ग्रुप टुगेदर should not less than have 15% of the outstanding units of listed REIT at all times. फ्यूचर में हमेशा 15% तो आपके पास रहना ही चाहिए। श्योर इनफ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मैं क्या चीज बोल रहा हूं, इसको याद रखना। यहां पे लिखा नहीं है कि इंडिविजुअल स्पॉन्सर के पास कितना होना चाहिए, मैंने आपको डायरेक्टली बोला collectively they should have 15%. In the event this being silent, we have to refer to our first condition. Each sponsor shall hold minimum 5%.
सो एट एनी टाइम हर स्पॉन्सर के पास 5% यूनिट जरूर होनी चाहिए. कलेक्टिवली पोस्ट 3 years कितना होना चाहिए? 15%. इन द फर्स्ट 3 years 25%. श्योर इनफ? कोई डाउट यहां तक नहीं है? ठीक है. अब एक बार वापस से ऊपर आ जाए. इसने बोला एक होगा आपके पास स्पॉन्सर ग्रुप. नेक्स्ट है रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर. एनीवन हु वांट्स टू एक्सप्लेन रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर? इट्स क्वाइट सिंपल. अगर आप प्रमोटर लगा दो और रीडेजिग्नेटेड प्रमोटर समझाना चाहो तब भी सेम मतलब निकलेगा. एनीवन? वैभव कल बोल रहा था आप लोग इंटरैक्टिव हो. आई हर्ड रॉन्ग. यस, गलत बोल दो यार, कोई बात नहीं. यस मेरी नहीं, तुक्का भी नहीं. आई एम सॉरी. सो यू वांट टू से दैट जो फर्स्ट स्पॉन्सर ग्रुप रजिस्टर हुआ था 1 इज योर स्पॉन्सर ग्रुप, एंड पोस्ट विच अगर चेंज ऑफ होल्डिंग की वजह से और चेंज ऑफ कंट्रोल की वजह से कोई और रीड के कंट्रोल में आ जाता है, यू कॉल दैम एज अ रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर. अमेजिंग, यू सेड राइट. ठीक है क्या एकदम? सो दैट्स हाउ रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर वर्क्स. वेरी गुड. सो हमने क्या बोला? रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर इज नो न्यू टर्म, एज सिंपल एज दैट. पोस्ट द लॉक इन इज डन. कोई नए लोग मोर देन 5% कंट्रोल में आते हैं एंड हैव बीन डेजिग्नेटेड एज द स्पॉन्सर ग्रुप शैल बी टर्म्ड एज रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर. अमेजिंग यार. गोइंग अहेड, नेक्स्ट इज योर मैनेजर एंड ट्रस्टी. अच्छा देखो, मैनेजर का काम बड़ा सिंपल सा है. आप लोगों ने रीड बनाया, बहुत ही बढ़िया. रीड बन गया, रीड की प्लान्स एंड पॉलिसीज बन गए, बट वी नीड टू इंप्लीमेंट दोज पॉलिसीज. वी नीड टू इंप्लीमेंट कि उनको कब बाय करना है, कब सेल करना है. तो ये मैनेजर आपको इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करता है. यू डोंट हैव टू राइट दिस, मैंने आगे नोट्स में डाला है, सो डोंट वरी विद दिस. इन सबकी ट्रीटमेंट एक एक डाले हुए हैं. ये सिर्फ अपन अभी ओवरव्यू देख रहे हैं, आगे सब कुछ डिटेल में. दैट्स व्हाई दीज आर सो जायंट नोट्स, इतना ज्यादा डिस्कशन है. नेक्स्ट अप इज योर ट्रस्टी. आई थिंक ट्रस्टी हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे. ट्रस्टी रखना जरूरी था. क्यों? क्योंकि रीड और मैनेजमेंट टीम एक साइड हो गई है, आप एक साइड हो गए हो. आप दोनों के बीच में अ रिलेशन इंटरमीडियरी जहां पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बना रहे, क्रिएटेड बाय ट्रस्टी. एकदम ठीक है. सो एक बार के लिए अभी तक मैंने क्या पढ़ा, मैं सिर्फ इसको समराइज करना चाह रहा हूं सो दैट वी कैन गो हेड ऑन द नेक्स्ट पार्ट. आई स्टेटेड कि भाई इसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट गाइडलाइंस 2014 गवर्न करते हैं. अगर आपको एक रीड बनानी है तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882. बेहतरीन. आप लोगों के पास कुछ अलग अलग तरीके की टर्म्स है, बट एक रीड को बनाने के लिए हमारे पास स्पॉन्सर ग्रुप होना चाहिए जिसमें मिनिमम एक स्पॉन्सर के पास कितनी होल्डिंग? 5%. कब तक? शट अप. 5% हमेशा. याद है क्या? 5% तो हमेशा ही चाहिए. इन द फर्स्ट 3 years क्यूमुलेटिव होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? 25%. एंड पोस्ट 3 years 15%. शैल बी रिमेंबर्ड. चलेगा. नेक्स्ट अप. अब इसके बाद आ रहे हैं अपन लोग एलिजिबिलिटी ऑफ ट्रस्टी पे. इसकी इज्जत उतनी है जितनी राहुल गांधी की है, मतलब बिल्कुल नहीं. सो एलिजिबिलिटी ऑफ ट्रस्टी की अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे ट्रस्टी का कोई काम नहीं है. वी सेड शैल बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्टी अंडर सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 1993. मतलब ये आप लोग स्टार्टिंग से अपनी जवानी के टाइम से पढ़ते आ रहे. डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 1993. एंड शैल नॉट बी associate. Can anyone please tell me why they should not be associate of sponsor? Because the idea of trust is independence. If you are associate, that means you are no more independent. Sir, associate क्या होता है? Do not worry, add it. करेंगे अपन डिस्कशन. एसोसिएट का मतलब भी अपन डिस्कस करेंगे. अभी आज के लेक्चर में डिस्कशन है. आ जाए नेक्स्ट. लिस्टिंग रिक्वायरमेंट. मैंने आपको कल भी बोला था, आज वापस रिपीट कर रहा हूं. लिस्टिंग इज मैंडेटरी फॉर आवर यूनिट्स. अच्छा, समवन रिमेंबर्स, कल मैंने आपको बोला था, अपन ने एक एलिमेंट यूज किया था दैट व्हाइल टॉकिंग अबाउट रीड शुड इन्वेस्ट इनटू व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स? कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स. द वर्ड वाज कंप्लीटेड. 100% पैसा 80% should be invested into your completed projects and 20% can be invested here. Knock. This can be one question हमारे एग्जाम में कि 20% में कौन से इन्वेस्टमेंट साइट्स अलाउड किए गए हैं. ठीक है, बता रहा हूँ. So first part, out of the total funds available, कितना आपने completed में डालना था? 80% shall be into completed. One thing comes to an end. So let's see investment condition. At least 80% of the value of the REIT assets. अच्छा, 80% of the value of REIT assets. इतना heavy word use करने की जगह अगर मैं बोलूँ out of the total investment 80% should be in completed, तब भी गलत नहीं होगा. Why? Whatever you invest is your asset and REIT is with the object of investment. If I say REIT is with the object of investment, उसकी सारी assets उसकी investments ही होंगी. तो यहाँ पे सिर्फ आपको इसका bare act word बताने के लिए यूज किया है. While writing your answers, you can very well say that out of the total investment made by REIT, 80% should be into completed assets is no wrong. You can completely write this. Sure, right? Let's say at least 80% of the value of REIT assets need to be in completed. अच्छा देखो, and लगा है.
आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोग लॉ स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, या फिर अभी लॉ कर रहे हैं, या फिर आप लोगों ने कभी इन चीज़ों के ऊपर दूसरे टीचर्स से पढ़ा होगा. व्हेनेवर आई से एंड, ठीक है, मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूं जो इस मेरे नोट्स में आपको कंपल्सरीली देखने को मिलेंगे. शैल, मे. Whenever I use this word shall, this signifies compulsory adherence. When I use word may, this means optional. Next up, and or. When I say and is a conjunction जिसको आपने दोनों को साथ में पूरा करना है. When I say or, either of the conditions. So and compulsorily adherence, or this side or that side. May or may not. Shall, compulsory. श्योर इनफ ये कुछ वर्ड्स है जो अपन फॉलो करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में मैं और कुछ ग्लॉसरीज आपको ऐड करता रहूंगा जो अपन लोग वाइल रीड करते हुए बात करेंगे. अभी के लिए अपने को एंड और बीच में आने वाला है. सो द रीड शुड इन्वेस्ट इनटू कंप्लीटेड एसेट्स एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज. रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या? आप ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो रेंट जनरेट नहीं कर रही. वाई? इफ दैट इज नॉट जनरेटिंग रेंट, हाउ इट इज गोइंग टू सिग्निफाई इनकम? और अगर इनकम नहीं हो रही है तो आप अपने मेंबर्स को क्या रिटर्न्स ऑफर करोगे? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिधर भी आप ऐसा लगा रहे हैं वहां से इनकम जनरेट होनी चाहिए. ठीक है, एकदम रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज. अच्छा, एक सेकेंड. आउट ऑफ 100%, 80% शुड बी कंप्लीट, बट वी हैव 20% लेफ्ट, एंड दिस 20% इज वेरी क्लासी, वेरी क्लासी. इट डज नॉट ओनली रिलेट टू प्रॉपर्टी, दिस ऑल्सो रिलेट्स टू इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी. अब ये लाइन जो मैंने बोली है, आई थिंक इसके ऊपर हमें पहले 5 मिनट बात करनी चाहिए. एनीवन जिसको आपकी जवानी के टाइम में प्रॉपर्टी लॉज बहुत पसंद है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एनीवन? नो वन? क्या बात कर रहे हो? इट्स लाइक समथिंग टू फॉलो इन लव फॉर. ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज सच एन अमेजिंग एक्ट. यस, थोड़ा थोड़ा पसंद है जब तक समझ आ रहा है, उसके बाद आई गेट इट, दैट्स प्रीटी मच नॉर्मल. लेट्स से अपन थोड़ी सी टोपा की बात करते हैं. यार वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपको टोपा पढ़ाया होगा, एंड टोपा में कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रिंजेंटली टीचर्स यूजुअली जंप आउट कर जाते हैं बिकॉज दे टेक्निकली ट्राई टू जंप इट ऑफ. जैसे कि एक TDR करके वर्ड आया होगा आपके सामने भी, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. TDRs नहीं आया, दे जंप्ड. सो जस्ट इन केस अगर आपके सामने नहीं आया, जबकि TDR इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू बी टॉट अंडर टोपा. नेक्स्ट अप, आप लोगों ने टोपा के अंदर एक चीज पढ़ी होगी कॉल्ड एज कंटिंजेंट इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट. Now, I'm just trying to tell you a very basic idea. Vested interest is called absolute interest. When I'm saying vested, my father has written in the agreement that ये property आपके बड़े भैया इस्तेमाल कर रहे हैं. Post he dies, उसके बाद ये property आपको मिलेगी. Now, this interest is vested because death is certain. There is nothing called uncertain in death. होगा मतलब ये प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी. कंटिंजेंट, माय फादर सेड अगर तू सनी लियोन को मेरे घर की बहू बना देता है, यू शुड गेट दिस प्रॉपर्टी. नाउ दिस इज कंटिंजेंट सब्जेक्ट टू हर डिस्क्रिप्शन. सो इन सच अ क्वेश्चन दिस इज कंटिंजेंट इंटरेस्ट, एज सिंपल एज दैट. सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये जो 20% वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेट नहीं करता, ये आपके राइट्स पे भी रिलेट करता है. जैसे कि TDR कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, TDR एक इंटरेस्ट है जो ट्रांसफर होता है. मैं आपको सिखाता हूं TDR क्या होता है, डोंट वरी विद दिस. हम एक एक वर्ड जो बात कर रहे हैं ना उन सब पे बात करेंगे. अब पर उससे पहले मुझे कुछ एक छोटा सा रिवीजन करा दो ताकि यहां पे आपको डाउट ना है. रीट का ऑब्जेक्टिव इन्वेस्ट करने का कौन सी साइड होता है? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में, उसके अलावा तो कहीं नहीं, राइट? तो 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड ओनली बी इनटू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स. हाउएवर ये रिमेनिंग 20% रियल एस्टेट के बाहर भी जा सकता है. ये 20% रिमेनिंग बाहर भी जा सकता है, जैसे कि ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी जा सकता है. अगर मैंने कल ये लाइन यूज नहीं करी थी तो मैं अब कर देता हूं, दैट अ रियल एस्टेट इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन नेवर इन्वेस्ट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. अगर मैंने कल ये बात नहीं करी थी तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते. सर, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या फर्क है? अभी अभी दिल्ली से इन लोगों ने हरियाणा पार करते हुए एक NHAI का हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिया है. नाउ दैट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नॉट अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. दैट्स फॉर द एंटायर पब्लिक. दैट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेस, टाउनशिप्स, दीज आर समवेयर जिसकी आप बात करते हैं. ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स नहीं है. हाउएवर रीट का इन्वेस्ट करता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में. पर याद रखना, ये जो रिमेनिंग 20% है ना, इसमें ये कंडीशन मत लाना. सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइज इज प्लीज ऐड वन लाइन इन योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ 20%. That the investment condition mentioned under the act
might be deviated in case, might be deviated in case, might be deviated in case of remaining 20%, might be deviated in case of remaining 20%. यस, पूरा दिन है सुबह से रात तक, पूरा दिन है सुबह से शाम तक। यस, हाँ जी। मैं क्या बोल रहा था, मेरा थोड़ा सा ऐसा गजनी है, अगर मेरा लिंक टूटा तो मैं सब भूल जाऊंगा। रिमेनिंग 20% कैन बी राइट डिविडेड, कंप्लीटली फाइन। अब आते हैं अपन स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहला वर्ड आप यूज लोग कर रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज। नाउ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज आर येट इनकम्प्लीट, दे आर नॉट येट बीन कंप्लीटेड। वो बन रही हैं, अभी तक इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव तो खाली कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना था? यस। हाउएवर ये रिमेनिंग 20% इनकम्प्लीट प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। श्योर इनफ, वन। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसने क्या बोला, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज। अब देखना इसने क्या बोला, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज हैं, बॉडी कॉर्पोरेट है, पर वो कौन से सेक्टर में काम कर रही हैं? रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काम करती हैं। सो नाउ द 20% ऑफ द फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन वन, डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज। सेकेंड, इन यूनिट्स लिस्टेड और अनलिस्टेड ऑफ डेट ऑफ द कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट इन रियल एस्टेट सेक्टर। थर्ड, इन मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। एनीवन हु नोज व्हाट इज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज? यार ये तो 100% पढ़ा होगा, आई एम प्रिटी श्योर। हाँ, मैं तो हानि बोलना बताना भी है। सो मतलब व्हाट डू यू वांट टू एस्टैब्लिश, आप उसमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सर, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर हम फंड्स प्रोवाइड कर देंगे इन्वेस्टर्स के, और इन रिटर्न उनसे सिक्योरिटी लेके रख लेंगे, और उनसे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो हमारे इन्वेस्टर्स को दे देंगे। वेरी गुड, नाइस आंसर। सो अगेन शी वेंट कंप्लीटली राइट। जब आपने बोला मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, हम क्या कहना चाह रहे थे कि हम लोग इस बार जो सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं उस पर हम क्या क्लेम कर लेंगे? मॉर्गेज। अच्छा याद रखना दो टर्म्स, चार्ज, मॉर्गेज। चार्ज इज अ वाइडर टर्म वेयर एज मॉर्गेज इज क्वाइट अ नैरो टर्म। जब आप चार्ज यूज करते हो, इट कैन बी ऑन मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल। हाउएवर चार्ज अपने अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड करता है, और जब आप स्पेसिफिकली कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हो तो उसको आप क्या बुलाते हो? मॉर्गेज बुलाते हो, राइट? एकदम। सो व्हेन आई एम सेइंग इट्स अ मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, इसका मतलब है आपने लोगों को फंड्स प्रोवाइड किए और वो पैसा या फिर वो लोन देके इन रिटर्न उनसे क्या ले लिया? कोई भी सिक्योरिटी होल्ड करके रख ली। इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आया वो वापस मैंने किस में बांट दिया? मेरे इन्वेस्टर्स में बांट दिया। ओके, इफ anyone is confused with this, please see the above header. Just to say, अपन इस header की बात करते हैं आपके। If you see, मैंने बीच में ना इसमें एक embassy का लोगो डाला। Embassy is your first REIT. Towards the left side, I've shown some investors जिन लोगों ने अपना छोटा छोटा अमाउंट इन लोगों को प्रोवाइड किया। Embassy ने इसका मेजर अमाउंट जाके फिर आगे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया। दैट्स द आइडिया ऑफ दिस थीम। अब अगर इसी केस में मैं बोलूँ, इन इन्वेस्टर्स ने छोटा छोटा पैसा एम्बेसी को प्रोवाइड किया। एम्बेसी ने इस बार कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में 80% लगाया, और रिमेनिंग 20% में उन लोगों ने किसी और बड़े बिल्डर को प्रॉपर्टी ये बोल दिया कि हम आपको पैसा दे देते हैं, इन रिटर्न आप हमको क्या दे दो? कोई मॉर्गेज करके सिक्योरिटी दे दो। आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, सिंस आपको पैसों की जरूरत है, हम दे रहे हैं, और इन पैसों के ऊपर आप मेरे को क्या देते रहना? इंटरेस्ट देते रहना। कैन आई से दिस इंटरेस्ट इज अगेन जनरेटिंग इनकम? नाउ दिस इनकम शुड बी अगेन गिवन बैक टू द इन्वेस्टर्स। दैट्स व्हाट इज मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। एक सेकेंड, अपन रिविजन करते हुए चलते हैं सो दैट वी आर नो वेयर बैक। अपन ने पढ़ना था अबाउट 80% कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, 20% बाकी जगहों पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। कहाँ कहाँ था वो? एक, डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज, ग्रेट। सेकेंड, लिस्टेड और अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज ऑफ एनी कंपनी विच इज इनटू रियल एस्टेट सेक्टर। थर्ड, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। यहां तक कोई डाउट नहीं? फोर्थ इज योर, अब देखो फर्क क्या पड़ा। आप अपना सेकंड वाला पॉइंट एक बार वापस रीड करना और फोर्थ वाला रीड करना, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। लिस्टेड और अनलिस्टेड डेट ऑफ कंपनीज। आप कोई भी लिस्टेड या अनलिस्टेड डेट में इन्वेस्ट करो, और नीचे भी इसने क्या बोला? इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया विच डिराइव्स नॉट लेस देन 75% ऑफ देयर इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट एक्टिविटीज। सो नाउ डेट में इन्वेस्ट करना है किसी के, फर्क नहीं पड़ता आप लिस्टेड में पैसा दे रहे हो या अनलिस्टेड में पैसा दे रहे हो। नाउ होल्ड दिस वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस पे केस बन सकता है। अपन इसके एंड में एक इसको रिटन आंसर भी आपको लिखा के देता हूं जो याद रखना है। प्लीज एक बात बताना,
मैं यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताना. आई एम अ कंपनी which is dealing into real estate sectors. I am not listed. I am a company dealing into real estate sectors and I'm not listed. I am dealing into real estate sectors and I'm earning almost 80% of my profit from real estate activities. Can you invest in me or not? Equity shares बोल रहा हूँ मैं आपको, आपने मेरे equity shares invest कर रहे हो. Anyone says yes? No one. Why? क्योंकि ये बहुत क्लियरली आपने एक चीज देखी कि अगर डेट बोलता तो डेट लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों में चलता, पर जब मैंने इक्विटी बोला तो इक्विटी सिर्फ एक ही केस में चलेगा, लिस्टेड के केस में. याद रहेगा कि अनलिस्टेड के केस में इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता. बहुत ही बढ़िया. सो इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन अ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और उसमें भी जो कंपनी लिस्टेड है उसने अपनी टोटल इनकम में एटलीस्ट 75% ऑफ द इनकम कहां से लाई? रियल एस्टेट एक्टिविटीज से लाई. श्योर इनफ. नेक्स्ट अप इज योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आई थिंक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर है, कहीं पे आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पढ़ा होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स. ये सब दीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. यू कैन वेरी वेल इन्वेस्ट इन टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. दे हैव कंप्लीटली अलाउड अस टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. नेक्स्ट इज अनयूटिलाइज्ड FSI. व्हाट इज FSI? इट स्टेट्स floor space index, but that's not what it is. It is the full form. Can anyone explain me what is floor space index? बता. तो ऐसे क्यों कर रहा है? मेरे को लगा कि मतलब मैंने अच्छा. Yes, anyone who wants to explain me what is floor space index? हमको क्या पता, हमने पैसे दिए. Okay, this says right, but अब एक चीज सुनिए. build up area मतलब what is build up area मतलब इस क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं. आप किसको कारपेट बोल रहे हो, किसको? आई एम प्रीटी श्योर आप रेरा 2016 के अंदर घुस गए हैं. दैट कैन बी सीन, बट ओके, गो हेड, नो प्रॉब्लम विद दैट. मैं वहां से लेके आता हूँ कुछ तरफ. अरे मैं ले आऊंगा तो बोलना यार. तो हाँ. ये गुंटा गुंटा में मेरे को जेन्युइनली बहुत दिक्कत आती है. लैंग्वेज एरर है मेरे साथ बहुत बड़ा. मेरे को हिंदी मुश्किल समझ में आती है. गुंटा को मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनीवन हु वांट्स टू ऐड गुंटा इनटू इंग्लिश? एकर्स. ओके, लेट्स से इट्स अ 6. अच्छा चलो अपन लड़ाई खत्म करते हैं. गुंटा बोला. लेट्स से गुंटा. हाँ, अच्छा ठीक है. मतलब ना आपने बिल्कुल सही कहा. यहाँ पे जब आप कह रहे हो फ्लोर, आई गेट इट, तेरी फीलिंग यहाँ तक आ गई है. अच्छा एक बात समझना, जब आप कह रहे हो फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स को आप लोग अपना फ्लोर कंस्ट्रक्शन एरिया की तरह भी डील करते हैं. इसका मतलब है द नेट यूजेबल एरिया जिस पे कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, उसी को आप फ्लोर स्पेस इंडेक्स भी बोलते हो. अब इसने आगे वर्ड क्या यूज किया है? अनयूटिलाइज्ड फ्लोर स्पेस इंडेक्स. मतलब कि इस जगह पे कंस्ट्रक्शन हो सकता था, अभी तक हुआ नहीं है. इसीलिए वैसे अगर रीड का ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो वो सिर्फ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है. यहां पे कंस्ट्रक्शन हो सकता था पर हुआ नहीं है, तो ऐसे केस में आप यहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो. दैट इज योर अनयूटिलाइज्ड फ्लोर स्पेस इंडेक्स, यानी कि वो स्पेस जिस पे आप लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते थे पर अभी तक किया नहीं है. श्योर इनफ, दिस मेक सेंस. नेक्स्ट इज TDRs, acquired for the purpose of utilization. Anyone who wants to explain me TDRs? 500 रुपए का क्वेश्चन है. 500 रुपए क्वेश्चन. तू मेरे से पहले पढ़ा हुआ, तेरे लिए नहीं है, क्वालिफाइड लोग नहीं इधर ऐसा. एनीवन? TDR जो भी एक्सप्लेन करते 500. और एक सेकंड, TDR आपको कब कब आया होगा बता देता हूं. एग्जीक्यूटिव टैक्स, एग्जीक्यूटिव EBCL, ओल्ड सिलेबस ECL. हाँ जी, मतलब व्हाट्स द एबल हाउस स्टोरी? आई एम सो सॉरी, आई एम अनअवेयर ऑफ दैट. चलेगा, बट अ नाइस ट्राई. आई शैल अंडरस्टैंड दिस. यस. Okay, so मतलब what you're trying to say, I'll change this airspace word. I'll just use this word. क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि लेट्स सपोज कि म्यूनिसिपैलिटी ने इस एरिया के अंदर एक बिल्डिंग को 6 फ्लोर्स बनाने का राइट दिया है.
ठीक है। सो इफ आई हैव कंस्ट्रक्टेड 4 फ्लोर्स, आई हैव 2 मोर फ्लोर्स का परमिशन, और ये मेरे डेवलपमेंटल राइट्स हैं कि मैं 2 फ्लोर और डेवलप कर सकता हूं। और अगर मैं ये 2 फ्लोर्स का राइट किसी और को दे दूं तो इसी को आप बोलते हो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, यानी कि जो इंसान पहले 6 फ्लोर बना सकता था पर उसने मेरी परमिशन से क्या ले लिया, 2 फ्लोर एक्स्ट्रा बनाने का राइट ले लिया, इसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स। क्या आप ये बोलना चाहते थे? अमेजिंग, करेक्ट आंसर है। सो आई जस्ट रिफ्रेज दिस अगेन एंड एक्सप्लेन दिस वंस अगेन, बट यू आर कंप्लीटली राइट टू दिस। हम क्या कह रहे हैं कि हर जगह पे म्युनिसिपैलिटी एक एरिया में उनके बिल्डिंग के कंसिडरिंग द प्रॉपर्टी एज, द साइज, द एरिया, डिटरमाइन करती है कि यहां पे एक प्रॉपर्टी कितने फ्लोर्स होल्ड कर सकती है। इनको आप बोलते हो डेवलपमेंटल राइट्स, कि भाई यहां पे आपके पास इतने डेवलपमेंट है। अब आप देखिए, आप ओल्ड मुंबई में चले जाओ, साउथ बॉम्बे में चले जाओ, इफ यू गाइस हैव बीन देयर, वहां पे आपको कोई भी बड़े बड़े टावर्स नहीं दिखेंगे, वहां पे ओल्ड बिल्डिंग्स दिखेंगी विच हैव लेस टावर्स। एज अगेंस्ट आप न्यू मुंबई में आ जाओ, 40-40, 50-50 फ्लोर बना दिए इन लोगों ने एक बार में। आप पुणे के अंदर आ जाओ, आप कोथरूड चले जाओ या फिर थोड़े से ओल्ड पेट एरिया में आ जाओ, यहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े टावर्स नहीं मिलेंगे। एज अगेंस्ट आप एक बार विमान नगर आओ, केपी आओ, यू विल सी 20 टावर्स, 25 टावर्स आपको दिख जाएंगे। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, कंसिडरिंग द म्युनिसिपैलिटी एरिया देखती है और म्युनिसिपैलिटी एरिया देखने के बाद एक डेवलपमेंटल राइट देती है कि इतने आप डेवलप कर सकते हो। इसके ओवर एंड अबव आपको डेवलपमेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं। अगर इसके ओवर एंड अबव आपको डेवलप करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ये परमिशन लेने का मतलब क्या होता है, आपको किसी और के पास जाना पड़ता है और उसके डेवलपमेंटल राइट्स खरीदने पड़ते हैं। इसी को आप बोलते हो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर। अब सबसे स्मार्ट चीज क्या होती है, एक ये एरिया है, लेट्स सपोज दिस इज द एरिया, यहां पे 5 फेजेस बन सकते हैं, सबको 10-10 की परमिशन मिली है। इसने 6 बनाए, इसने 8 बनाए, इसने 6 बनाए, उसने 8 बनाए, कुछ भी बनाए हो। नाउ आई एम अ रीट, मैंने कहा देख 80% तो मैंने डाल दिया कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में, 20% बचा है ना। मैं क्या करता हूं, इस बिल्डिंग के पास गया, मैंने कहा सर आपने कितने फ्लोर बनाए, 8, कितने और बना सकते थे, 2, ये 2 मुझे दे दो। आई वॉन्ट टू बाय योर डेवलपमेंटल राइट्स, आई विल होल्ड इट विथ मी। और कल अगर किसी और को 12 फ्लोर बनाने होंगे, क्योंकि 10 तक की तो उनके पास परमिशन है, 12 फ्लोर बनाने होंगे, तो मैं उनको ये 2 बेच दूंगा। और ये बात तो जाहिर सी बात है, एवरीवन वांट्स टू कंस्ट्रक्ट, अगर उनको परमिशन मिलेगी दिस इज गोइंग टू बी टेकन। तो टीडीआर तो मतलब सबसे पहले एक ऑप्शन होता है लेने के लिए। तो ये लोग रीड क्या करते हैं, इस बार डेवलपमेंटल राइट्स को अपने पास अक्वायर करके रख लेते हैं। इसको आप बोलते हो इन्वेस्टिंग इनटू ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। डज दिस मेक सेंस? नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। ये बिल्डिंग थी, 8 फ्लोर के बाद इसने अपने 2 फ्लोर आपको टीडीआर दे दिए, पर अचानक से दे हैव फेल्ट द नीड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 2 मोर फ्लोर्स, जो उनको म्युनिसिपैलिटी ने अलाउ किया था। हाउएवर दे हैव सोल्ड आउट देयर एयर स्पेस विच यू यूज्ड, दे हैव सोल्ड इट आउट। सो नाउ इन दिस केस व्हाट शुड बी डन? ये बेचारे 2 फ्लोर बनाना चाहते हैं, एग्जैक्टली एज सिंपल एज दैट। नाउ यू हैव टू बाय टीडीआर फ्रॉम समवन एल्स। आप जाएं किसी और बिल्डिंग को बोलें कि आप अपने साइड से 2 फ्लोर्स की परमिशन हमको दे दीजिए। इसको आप बोलते हो आपके डेवलपमेंटल राइट्स। ये आपके इनकम टैक्स का सबसे बड़ा पार्ट बनता है। आई थिंक आपके प्रोफेशनल में भी विपुल सर आपके साथ काफी डिस्कशन करने वाले हैं ऑन योर टीडीआर पार्ट। अब एक चीज, ये सब जो मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज बता रहा हूं ना, अभी इस चैप्टर के दौरान जब अपन आगे बढ़ रहे होंगे मैं इनकी एज बताऊंगा। एज मतलब कितने टाइम तक इन्वेस्ट किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं ना आप इन्वेस्ट करके छोड़ ही दोगे वहां पे। सो देयर विल बी अ टाइम लिमिट ऑफ एज। एक जनरल, अभी लिखने की जरूरत नहीं, पर एक जनरली मैं इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको 3 साल के आसपास रिवॉल्व कराने वाला हूं। मैक्सिमम जनरल आंसर 3 साल के आसपास रिवॉल्व करेगा। हाउएवर वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट होल्ड इट लाइक दिस, चेंज करेंगे थोड़ा सा। आते हैं आगे नेक्स्ट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। एवरीवन नोज व्हाट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, आई एम श्योर दैट गोज विदाउट सेइंग। स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट मतलब इन केस ऑफ लाइफ, इंट्रा टू मैक्सिमम 1 ईयर इज योर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। 0 डेज से लेके 365 डेज में जो इंस्ट्रूमेंट हट जाता है दैट इज योर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम माय एंड ऑफ योर चैप्टर, दैट इज योर अदर परमिसिबल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। सर लास्ट टाइम इस पे क्वेश्चन आया था क्या? नहीं, लास्ट टाइम रीड पे क्वेश्चन ही नहीं आया। लास्ट टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पे क्वेश्चन था। हाउएवर क्वेश्चन वही था जिसका आंसर रीड में भी सेम है, पर लास्ट टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से था, इस बार रीड से आएगा क्वेश्चन। और रीड में एक चांस इसका बहुत अच्छा है, एकदम ठीक है। एंड प्लस सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग को मैं आपका पेपर एक बार बताऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं उसके बाद। आपके पेपर में मेक श्योर कर लेना कि इसके 3 सब पार्ट बन के आएंगे, 1, 2 एंड दिस माइट बी द लास्ट पार्ट टू बी आस्क्ड। और इन सबको मिला के मिलेंगे 5 नंबर। और इस 5 नंबर के लिए तुम्हारे पास आंसर राइटिंग टाइम होगा 8 मिनट का। हर क्वेश्चन को लिखने के लिए अपने पास 8 मिनट होंगे। इफेक्टिव कैलकुलेशन दे रहा हूं, ये 8 मिनट लिखने के गिनवा रहा हूं आपको।
आपको कुछ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अपने इसमें। 20 क्वेश्चन कैसे? पार्ट बी के अंदर स्ट्रेट अवे 5 नंबर के स्ट्रेट क्वेश्चन आएंगे पार्ट बी के, जो आपके लिए 40 नंबर्स देके जाने वाले हैं। अब उधर 40 मतलब 8 क्वेश्चन तो तुमको वहीं खेलने हैं, उसके बाद तुम आओगे इधर 60 डील करने। अगर मैं एवरेज आउट करके वापस सबको 5 भी कर दूं तो 12 क्वेश्चन तुमको यहां लिखने, तो 12 और 8 20 आंसर तुमको लिखने। ये अपने को मेंटली प्रिपेयर रहना है। 20 आंसर्स आ रहे हैं आपके पास कितने चैप्टर्स में से? 14 चैप्टर्स में से। 14 में से सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर 1 आईसीडीआर, जिसके अंदर से 2 क्वेश्चंस कंपलसरीली आते हैं। आईसीडीआर तुम्हारे लिए 10 नंबर लाएगा ही लाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बनता है रीट और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, जो कि एकदम सेम चलता है। तो इन दोनों में से ऑप्शनल क्वेश्चन ही आता है, या फिर क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो और में चलते हैं, उसमें एक में रीट डाल देंगे और वाले में इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट डाल देंगे, ये होगा। तो एक एक क्वेश्चन इनमें से आता ही आता है, ये गिफ्ट है। तो उसमें एक पार्ट अपने को ये बात करनी है। सो नाउ आई शैल रिपीट दिस अगेन, एक बार के लिए पूरा सा वापस से सेट कर लेते हैं। 80% इनटू completed project, remaining 20% in the following categories. कौन सी है? 1, try not to read this. 1, developmental projects. Next, ठीक है, listed और unlisted debt instrument of a company जो अपनी इनकम कौन से काम से कर रही है? रियल एस्टेट सेक्टर से। having percentage, कोई परसेंटेज नहीं है, बोलना मत। yes. 3rd, mortgage backed securities. 4th, इक्विटी। अच्छा, इस बार आप इक्विटी पर कौन सी कंपनी होनी चाहिए? लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, जिसकी टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट? 75% प्रॉफिट कहां से आना चाहिए? आपके रियल एस्टेट सेक्टर से आना चाहिए। नेक्स्ट अप इज योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। नेक्स्ट, अनयूटिलाइज्ड फ्लोर स्पेस इंडेक्स। और कोई बच गया क्या? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। चलो, बहुत ही बढ़िया, आ जाते हैं। अब नेक्स्ट इज योर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में कुछ भी नहीं है। इसने क्या बोला? आपको ईयरली बेसिस पे वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी है। अब इसने आपको 2 लेवल पे कंप्लायंस दिया है। अब ये जो है ना, ये आपके एलओडीआर का भी पार्ट है। अपन जब एलओडीआर पढ़ रहे होंगे, वहां पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे, वहां पे क्वार्टरली कंप्लायंसेस, हाफ ईयरली कंप्लायंसेस, एनुअल कंप्लायंसेस, इन तीनों पे डील करने वाले, तो वहां ये फिर से आएगा। तो ये इधर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये एलओडीआर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे सिर्फ एक चीज समझनी है, मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूं। एक तो आपको 15 दिन के अंदर इसका वैल्यूएशन अपडेट करना है। और कैसे? फुल वैल्यूएशन ऑन ईयरली बेसिस एंड अपडेटिंग द सेम ऑन हाफ ईयरली बेसिस। आपको 2 बार कंप्लायंस करना है, एक तो हाफ ईयरली बेसिस पे और एक एनुअल बेसिस पे। तो ये एक ऐसा रिक्वायरमेंट है जो आपको हाफ ईयरली एंड एनुअल कंप्लायंस पे आएगा। तो इसको आप लिखोगे कैसे? ये आपका बैराक लैंग्वेज है, प्लीज राइट इट। द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स ऑफ रीट, द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स ऑफ रीट। मैम उसको भी उसमें लिख लो ना, स्टिक नोट में लिख लो ऊपर की तरफ। द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द रीट, द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द रीट shall be done on half yearly, shall be done on half yearly and annual basis, and the net asset value and the net asset value and the net asset value shall be uploaded within 15 days, shall be uploaded within 15 days from the compliance with the disclosure requirement, from the compliance with the disclosure requirement, from the compliance with the disclosure requirement. अच्छा, now what do you mean by NAV? ये तो बताया नहीं, खाली NAV वर्ड यूज कर दिया। Wow, NAV stands for net asset value, I know, but what does that mean? Asset minus, okay, so I'll just make you write a small formula that should be easy for us. The total of assets minus your outsiders liabilities divide by your outstanding units. मतलब कि आज मेरे पास इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ पड़ा है, माइनस करना है कितने लोगों को पैसा वापस देना है, आउटसाइडर्स को। अगर वो मैं माइनस कर दूं, मेरे पास कितना पैसा पड़ा है माइनस कर दूं कितना लोगों को देना है, मतलब करंटली मेरे पास इतनी वैल्यू है और ये वैल्यू मेरे पास कितने यूनिट्स के ऊपर आई है उससे डिवाइड कर दो, तो हमें पर यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाती है। एज सिंपल एज दैट, दिस इज व्हाट। सो व्हाट वी सेड, नंबर ऑफ टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। हाउएवर मैं ऐसे ही आपके मजे ले रहा था, नेक्स्ट पेज में मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है आप लोग को। सो जिन लोगों ने लिख लिया, आई एम सॉरी, मजा आ रहा था मुझे। अगर आप देखेंगे तो उसको अपने डाला है सियरा, NAV इज इक्वल टू
एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी डिवाइड बाय योर आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. तो आई हैव ट्राइड कि जो भी मैं आपको लिखवा भी रहा हूँ वो भी आपके नोट्स में मैंने वापस से उनको रीराइट करके लिखी दिया. दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस, क्योंकि एक बार आप लिख लेंगे तो आदत पड़ जाएगी, बट सब कुछ नोट्स में रहेगा, डोंट वरी विद दैट. जो हाईलाइट करना था वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है. नेक्स्ट अप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अच्छा, टायर्ड तो नहीं हो भी तो, आई एम सॉरी. नेक्स्ट अप इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है क्या? मेरी रीट ने इन्वेस्टमेंट्स किए, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट एज वेल एज इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स. आई अज्यूम कि इन दी एंड मुझे इससे टोटल इनकम डिराइव करके आप बताओगे. द टोटल इनकम डिराइव्ड, इसमें से 90% ऑफ द प्रॉफिट, द टोटल इनकम डिराइव्ड इसमें से 90% शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द यूनिट होल्डर्स. जिन लोगों ने रीट के अंदर इन्वेस्ट किया था उनको पैसा वापस दो. कितना? 90%. नाउ व्हेन आई एम सेइंग दिस 90%, मैं बोल रहा हूं कम से कम 90%. So you give more than 90%, completely good. Not less than 90%. So at least 90% of the net profit after tax should be paid to the unit holders in the form of dividend on half yearly basis and not later than 15 days. अब देखो, NAV भी कितने दिन में करना होता है अपने को डिक्लेयर? 15 days. डिस्ट्रीब्यूशन भी कितने दिन में करना है? 15 days. तो 15 days shall stand constant in either of the side. अपडेशन भी 15 days में करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी 15 days में करना है. Now डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है? 90% ऑफ द टोटल इनकम आफ्टर टैक्स. एकदम ठीक है. अब मैं इसके आगे नेक्स्ट बढ़ रहा हूं. इज द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज. आई थिंक इसके अंदर आपको एक चीज समझनी है. कल अपन ने एसपीवी के बारे में बात की थी, राइट? स्पेशल पर्पस व्हीकल. क्या बताया था अपन ने एसपीवी में? दैट आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप अपने एसपीवी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हो. अब एक बात समझना मेरे को खाली 2 क्वेश्चन का आंसर करना, एंड दिस शैल स्टैंड कंप्लीट. This is a vehicle which has been made for investment. This is a vehicle which has been made for investment. Very good. When will I say that this special purpose vehicle is my SPV? मतलब इसमें मेरा क्या स्टेक हो तो आप बोलोगे कि ये आपका SPV है. When should I consider that this belongs to me? जी, उधर देना प्लीज. हाँ जी, प्लीज पीछे पास कर दीजिए. हाँ जी, मोर देन 50%. आपने बोला सर मोर देन 50% अगर आपके पास है तो व्हाट वी अज्यूम इज कि एसपीवी आपका है. एज सिंपल एज दैट. यू एग्री विद दिस? अच्छा, मुझे एक बात बताना, एसपीवी के थ्रू रीड क्या करता है? इन्वेस्टमेंट्स करता है. और इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था कि एक रीड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में कितना इन्वेस्ट करता है? 80% इन्वेस्ट करता है. बस ठीक है, यही जानना था. आ जाओ रीड करते हैं. मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज डायरेक्टली और थ्रू एसपीवीज होल्डिंग एटलीस्ट 80% of their assets directly in properties and shall not invest in other SPVs. Directly आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो या विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल. कल मैंने आपको बताया था कि एसपीवी का फायदा क्या होता है कि कोई भी नुकसान हुआ तो आपके ऊपर पास ऑन नहीं होता है, इसीलिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना बेस्ट होता है. अब देखना, डायरेक्टली या फिर विद द हेल्प ऑफ एसपीवी आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट्स करोगे. देखते हैं यहाँ पे आगे क्या बोला इसने. एटलीस्ट 80% ऑफ देयर एसेट्स. वेट, व्हाट डज दैट मीन? 80% ऑफ देयर एसेट्स. एसेट्स का मतलब मैंने अभी बताया था. एसेट मींस इन्वेस्टमेंट. मतलब 80% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी डन डायरेक्टली और थ्रू एसपीवी इन सच प्रॉपर्टीज एंड शैल नॉट इन्वेस्ट इन अदर एसपीवी. ये पार्ट एकदम याद रखना. एक एसपीवी अपना पैसा दूसरे एसपीवी में नहीं डाल सकती. सर वाई सच? आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में क्या एक फंड पढ़ा था? फंड ऑफ फंड. यस, रीट ने बोला आई डू नॉट कंसिडर सच इडियोसिटीज. तो एक म्यूचुअल फंड बनाए, उसने आपसे पैसा लिया, उसने बोला डरो मत, आपका पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा अपने स्पेशलाइज आइडिया से. और होशियार ने क्या किया? दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल दिया अपनी होशियारी से. और हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले उनको मैनेजमेंट चार्ज देंगे, फिर आपको मैनेजमेंट चार्ज देंगे, और उसके बाद अगर कुछ बच गया तो आपको देंगे. सो इन सच अ केस दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. फंड ऑफ फंड हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, विच शुड नेवर बी एडवाइजेबल. रीट ने बोला मेरे साथ ऐसी बात करना ही मत. रीट सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है. रीट किसी दूसरी एसपीवी के अंदर जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकता. सो नाउ दिस इज आवर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कंडीशन, दैट यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट और विद द हेल्प ऑफ एसपीवी इन्वेस्ट अप टू 80%, सॉरी एटलीस्ट 80% ऑफ देयर एसेट्स. नेक्स्ट अप, व्हेन आई एम सेइंग अबाउट योर एसपीवी, तो अभी अभी आपने मेरे को बताया कि इट व्हेन यू से एसपीवी, ये एसपीवी के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? द रीट शैल होल्ड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दैट इज नॉट लेस देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द स्पेशल पर्पस व्हीकल. तो आपके पास एसपीवी का 50% कंट्रोल होना चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि वो आपकी एसपीवी है.
एंड फिर आपकी एसपीवी के थ्रू आप एटलीस्ट कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, 80% का इन्वेस्टमेंट करोगे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अगर आपको चाहिए, जिन लोगों को 80% पे और क्लैरिटी चाहिए, ऊपर आप 80% के आगे ब्रैकेट करके डाल सकते हैं कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। So that shall always make you remember that when it signifies 80%, we are trying to signify completed projects. यहाँ तक बोलो कोई डाउट? नहीं? श्योर? चलो ठीक है। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट तक क्लियर है। एक बार मुझे अभी तक का, इसके आगे बढ़ रहे हैं, अपन रुक नहीं रहे, बट एक बार अभी तक का जो अपन ने किया है उसको थोड़ा सा जमा लेते हैं वापस से। अपन लोगों ने पहले बात करी कि अगर आपने रीड बनाना है तो इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। हमारे सेबी के रेगुलेशन 2014 आप लोगों ने देख लिया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रेगुलेशंस लगते हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने बोला कि अगर आप स्पॉन्सर की बात करते हो तो मिनिमम एक इंडिविजुअल स्पॉन्सर के पास 5%, कब तक? हाँ, इस बार एग्रेसिव हो गए सारे, ऑल टाइम 5% होने चाहिए क्यूमुलेटिवली, कलेक्टिवली फर्स्ट 3 ईयर्स में 25%, पोस्ट 3 ईयर्स 15% का स्टेक होना चाहिए। आउट ऑफ ए टोटल इन्वेस्टमेंट्स 80% शुड बी इनटू कंप्लीटेड एसेट, रिमेनिंग 20% कैन बी इनटू 1 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, सेकंड लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज उनकी डेट सिक्योरिटीज में, थर्ड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, फोर्थ आप लोगों ने बोला इक्विटी शेयर्स ऑफ व्हाट, लिस्टेड कंपनीज जो अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कितना अर्न कर रहे हैं, 75% अर्न करते हैं, फिफ्थ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सिक्स्थ अनयूटिलाइज्ड एफएसआई, सेवेंथ टीडीआर, एट्थ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट बात करी कि इन लोगों को क्या अपना एनएवी अपडेट करना होगा हर वक्त, पर एनएवी अपडेट करने के लिए आपको 2 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताए थे। फुल वैल्यूएशन बेसिस करना है, एक हाफ ईयरली कंप्लायंस पे और दूसरा एनुअल कंप्लायंसेस पे, ये 2 कंप्लायंसेस हो गए, कीप दिस असाइड। नेक्स्ट अप, इसका जैसे ही आपने कंप्लायंस कर दिया वहां से अपडेशन कितने दिन के अंदर करना है, 15 डेज के अंदर करना है। नेक्स्ट अप, आपके एनएवी का फुल फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, टू कैलकुलेट टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, ग्रेट, गोइंग अहेड। नेक्स्ट, उसके बाद अपन लोगों ने नेक्स्ट बात क्या करी थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आउट ऑफ ए टोटल इनकम कितना कम से कम बांटना है, 90% कम से कम, कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर आप लोगों ने उसको बांटना है। अच्छा, प्री टैक्स है कि पोस्ट टैक्स, आफ्टर टैक्स, एकदम ठीक, दैट इज पोस्ट टैक्स, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट अपन लोगों ने बात करी कि क्या आपके पास खुद का एसपीवी होना चाहिए, यस। सो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी डायरेक्टली और विद द हेल्प ऑफ एसपीवी। मैंने आपको एसपीवी का बेनिफिट कल भी बताया था, आज वापस बोला, आपकी पर्सनल लायबिलिटी इनकर नहीं होगी। नाउ कमिंग डाउन टू एसपीवीज, या फिर कैसे भी मैं कब मानूंगा कि वो एसपीवी आपका है, जब आपके पास एसपीवी का मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल है। श्योर इनफ? यहां तक कोई भी डाउट नहीं है, बढ़ जाओ आगे। Let's go ahead. Next up is your initial offer, minimum subscription and unit size. अब ये वाला पार्ट बहुत ही अच्छा है, इसमें अमेंडमेंट्स भी है, 2019 के रीसेंट अमेंडमेंट्स है इसके अंदर। अर्लियर मैंने आपको बोला था ये पहले सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होता था, although it was recommended by mutual fund who are known for small investment, but they recommended it REIT for the small investors in the way कि small investor इन्वेस्ट ही ना कर पाए। अब इन लोगों ने इसको समझा और अपने अमाउंट्स को ड्रॉप डाउन करके नीचे लाए। अब पहली बात, एक रीट जब कभी भी एक आईपीओ लेके आएगी तो उसको कम से कम 250 करोड़ का मिनिमम ऑफर लाना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप पब्लिक के सामने ऑफर ला रहे हो, इट इज मिनिमम 250 CR विच शुड बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। बोलो कोई डाउट नहीं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अप, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। अच्छा ना, बहुत ही मस्त तरीके से लिखा है इसको, आई थिंक वी कैन हैव अ गुड पॉइंट ऑफ डिस्कशन ओवर हियर। इन लोगों ने वर्ड यूज किया है, अंडर बोथ द इनिशियल ऑफर and follow on offer, right issues, QIPs और minimum subscription size for REIT shall be 50,000। तो आज के टाइम पे मिनिमम जब कभी भी मैं आपसे अप्लाई करूंगा, वैल्यू ऑफ द, या फिर मैं बोलूं मिनिमम एप्लीकेबल लॉट इज ₹50,000। अगर आप तुम एक्ट के अंदर जाके पढ़ोगे ना, तो उन लोगों ने कहीं पे भी फॉलो ऑन ऑफर वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इनिशियल ऑफर में 50,000 बोला था। सो व्हाई हैव आई मेंशन्ड फॉलो ऑन ऑफर विथ इनिशियल ऑफर? क्योंकि उन लोगों ने नेक्स्ट क्या बोला, अपने एक्ट में नेक्स्ट लाइन लिखी है दैट द लॉट साइज फॉर फॉलो ऑन ऑफर शुड बी सेम एज दैट ऑफ इनिशियल ऑफर। हेंस इसको अलग अलग लिखा जबरदस्ती आपका बैराक कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप उसको एक रीडिंग में दोगे तो इनिशियल एंड फॉलो दोनों का लॉट साइज सेम होना चाहिए, हेंस इसका इंटरप्रिटेशन 50,000 ही निकलता है। सो दोज हु आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग इट फ्रॉम द बैराक डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर इट। श्योर इनफ? गोइंग अहेड, आप इनिशियल ऑफर करें या फॉलो ऑन ऑफर करें, दोनों में ही मिनिमम वैल्यू ऑफ द लॉट शुड बी 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा एक सेकेंड, स्पॉन्सर ग्रुप को मिनिमम कितना होल्ड करना था फर्स्ट 3 ईयर्स में? 25%, सेम फॉर पब्लिक।
आपको कम से कम पब्लिक को 25% यूनिट्स देनी पड़ेंगी रीट की. The next point is the units offered to public in initial offer shall not be less than 25% of the number of units of REIT on post-issue basis. Those who have loved ICDR in CS Executive should relate to this. आप लोगों ने अगर ICDR पढ़ा होगा तो ICDR में मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी थी? 25% ही हुआ करती थी ऑन पोस्ट इशू बेसिस. कुछ भी नहीं किया है, वही पार्ट उठा के यहाँ पे लिखे हैं. सो हमेशा एक रीट में पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी रहेगी, या फिर पब्लिक यूनिट होल्डिंग बोलूँ तो कितनी रहेगी? 25% रहेगी एट एनी टाइम. सो 250 CR आपके लिए इन लोगों ने दे दिया एक अमाउंट जो मिनिमम लॉट है, जो ये लोग ऑफर करेंगे. तो इसमें से कितने रुपए का आपको पब्लिक को करना ही पड़ेगा? 25%. सो जस्ट 250 CR का आप 25% निकालेंगे. दिस इज मिनिमम टू बी ऑफर्ड टू द पब्लिक. जब पब्लिक इन्वेस्ट करने आएगी तो कम से कम एक यूनिट होल्डर कितने का इन्वेस्टमेंट करेगा? 50,000 कम से कम इन्वेस्ट करेगा. अब पहले है ना, इधर भी यहाँ पे एक और कंफ्यूजन था. ट्रेडिंग लॉट बड़ा ही डाइसी दिया गया था. अब ट्रेडिंग लॉट को भी बहुत नीचे लेके आ गए और इन लोगों ने क्या कर दिया? ट्रेडिंग लॉट शैल बी 100 यूनिट्स. ट्रेडिंग लॉट हमेशा कैसे चलेगा? 100 यूनिट्स पे चलेगा. तो अगर अब मैं इसको एक कलेक्टिव रीडिंग दूं तो इसका कलेक्टिव रीडिंग मेरे को क्या कह रहा है? दैट वेन एवर अ रीट वॉन्ट्स टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक विच दे आर डीम्ड टू रेज इट, दे मस्ट बी फर्स्ट लिस्टेड. While they are listed, whenever they are coming with the IPO, their initial public offer size should be at least 250 CR. For any investor who wants to invest into REIT, the basic condition is that he has to buy a lot which will be of 100 unit, and the minimum value of that lot shall be 50,000 rupees. Sure enough? Do you guys want me to make you write this? Sure enough? ऐसा कोई इतना प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? Goes good. Let's go ahead. नेक्स्ट अप इज योर बोरोइंग एंड डेफर्ड पेमेंट्स. बहुत ही प्यारे सा पॉइंट दिया है. बोरोइंग एंड डेफर्ड पेमेंट्स में ज़्यादा मेहनत नहीं है. इसने क्या बोला? कभी भी, अच्छा, बोरोइंग एंड डेफर्ड, एनीवन नोज व्हाट आर डेफर्ड पेमेंट्स? अरे तुक्का मार दो, मैं कर दूंगा ना सही. कैमरा में अटेंशन क्यों ले रहे तुम? हाँ, नहीं, लाइबल टू बी पेड. सो द डेट इज नॉट लाइबल टू बी पेड. भाई मारो मुझे, मारो मारो मारो. हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, कैसी बातें कर रहे हो? तभी के तभी. इफ इट इज तभी के तभी, देन व्हाई इट इज डेट? डेफर्ड तो तभी के तभी होता है. 8 साल है. ओके ठीक है. आप लोगों ने यार, आई थिंक ये भी एग्जीक्यूटिव में कभी पढ़ा करो. कचरा करता हूँ. कहाँ है वन द सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट बेसिस? हायर परचेज पढ़ा था कभी? हायर परचेज में भी आपने डेफर्ड पेमेंट वर्ड यूज़ किया होगा कभी. सो अच्छा, वैसे इन आइदर केसेस अपन क्या कहना चाह रहे हैं? व्हेन आई एम सेइंग बोरोइंग एंड डेफर्ड पेमेंट्स, बोथ आर बोरोइंग्स. हाउएवर द सिस्टम ऑफ पेमेंट इन बोथ द केसेस इज डिफरेंट. व्हेन इट कम्स टू बोरोइंग, इफ आई से ओनली बोरोइंग, इस अमाउंट को मैं एट द एंड मैच्योरिटी डेट पूरा का पूरा वापस करूंगा. हाउएवर इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इट शुड बी पेड इन टू स्टेजेस. This is deferred payment. When I say deferred payment, it is payable into stages. That is installments. You can use this word, but rather installment की जगह stages use करो. That is a much professional word to be used. So borrowing and deferred payment of REIT shall never exceed how much? 49% of the REIT assets. एक सेकेंड, REIT assets का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट ये होशियार कहाँ से करेंगे? जो इनके पास पैसा आएगा. इनका मिनिमम ऑफर साइज कितना होता है? 250 CR. अब मैं ये आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ? कल वो आपको एकदम एक एम्प्टी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे सकते हैं जहाँ पे बोल सकते हैं अज्यूमिंग दैट REIT फॉलोइंग इट्स बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया गोज अहेड एंड वांट्स टू रेज डेट, assuming all conditions of SEBI regulation 2014 being applicable, how much money they can raise. सिर्फ इतना ही छोड़ देंगे, मतलब कोई अमाउंट देगा ही नहीं कहीं पे कुछ भी. तो ऐसे केस में तुम्हारे सामने सवाल आएगा कि तुम लोगों को इन्होंने सारी गाइडलाइंस याद करा देनी है. इनिशियल ऑफर करना है तो कम से कम कितना करना होगा? 250 CR का करना होगा. तो अज्यूमिंग कि 250 CR का कर दिया. 250 CR अगर मेरे पास आ रहा है तो वही मेरी एसेट है जिसको मैं आगे इन्वेस्ट करने वाला हूँ. तो ऐसे केस में 250 CR का 49% निकालना, और दैट शुड बी योर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो आप बोरोइंग कर सकते हो. ठीक है. अब यहीं पे उन्होंने एक छोटा सा क्लॉज और डालेगा, एंड ऑल्सो स्टेट इज क्रेडिट रेटिंग इंपॉर्टेंट और शुड बी डन. द आंसर टू विच इज, अगर कभी भी रीट की ड्यूरेशन ऑफ लाइफ में कहीं पे भी बोरोइंग उसकी टोटल एसेट से 25% से भी ऊपर चली जाती है, वहीं से क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी हो जाती है.
आई शैल रिपीट, कभी भी रीट के लाइफ टाइम में, उसके ड्यूरेशन में, उसकी बोरोइंग उसकी टोटल एसेट्स के मुकाबले 25% से भी ज़्यादा हो जाती है, क्रेडिट रेटिंग वहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहीं करवाना कंपलसरी है. श्योर ना? दिस मेक सेंस. लेट्स रीड दिस एंटायरली एंड देन अगेन डिस्कस. Borrowing and deferred payment of REIT shall never exceed 49% of the value of REIT assets. In case of borrowing or deferred payment exceeds 25%, then one आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द यूनिट होल्डर्स कि क्या हम 25% के ऊपर और बोरोइंग कर सकते हैं. वन. तो कल क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, हाउ मच मनी कैन बी रेज्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द यूनिट होल्डर्स एंड हाउ मच अमाउंट कैन बी रेज्ड पोस्ट द अप्रूवल. तो पहले मैं आपको 25% पे कैलकुलेट करके दिखाना होगा और दूसरे पे 49. सर ऐसे क्वेश्चन आने का चांस है क्या? लास्ट टाइम आईसीडीआर पे ऐसा क्वेश्चन बना दिया था जहाँ पे ये लोग प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करवा रहे थे आपसे. आपको भी आया था क्या? तो प्रोफेशनल में भी आया है क्वेश्चन. सो प्रोफेशनल में भी एक क्वेश्चन डाला आईसीडीआर पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो भी कैलकुलेशन ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. सो मतलब बहुत सिंपल पार्ट था, बट उस टाइम पे सब कुछ एम्प्टी छोड़ दिया. तो इस बार अपन लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, हर नूक एंड कॉर्नर देखते चल रहे हैं, जहां भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने का चांस है लेंगे. मान के चलना आपके इस बार के पेपर में कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम इनके बैच में भी चिल्लाया था, आना ही था, एमपीबीबी याद है क्या? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक बोरोइंग लिमिट, जो एज इट इज क्वेश्चन आया. बी एश्योर्ड कि इस बार भी वहां से आएगा. इस बार शायद तक टंडन कमेटी को यूज करेंगे वो लोग, या फिर रॉयल्स कमेटी, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. ये फिक्स होते हैं इनके, जो लोग रिपीट करते हैं. जैसे कि एग्जीक्यूटिव के अंदर इन लोगों के एनएवी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन फिक्स आता ही आता था, उन्होंने फेवरेट बना रखा था अपना, बस उसमें वेरिएशंस लाते थे. वैसे ही इधर इनका बैंक बोरोइंग का फेवरेट क्लॉज है, जो पूछते ही पूछते हैं. ठीक है, आ जाते हैं भाई. इन केस ऑफ बोरोइंग या डेफर्ड पेमेंट 25% से ज्यादा हो गया, 2 चीजें. पहली कंडीशन कि आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, यूनिट होल्डर से अप्रूवल लेना है. सेकेंड, क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी. आई एम श्योर कि क्रेडिट रेटिंग के ऊपर बात करना जरूरी नहीं, यू ऑल नो व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग. लेट्स गो अहेड. अब अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में अपन ने एसोसिएट वर्ड यूज किया था और मैंने बोला था आज ही डिस्कस करेंगे एसोसिएट. वी आर देयर. बट एक सेकेंड, यहां तक अगर आप बोलो कोई दिक्कत हो तो फिर मैं नेक्स्ट एसोसिएट पे जा रहा हूं. एक मिनट में एक बार प्लीज आपके नोट्स का गो बैक कर लीजिए. अगर आपको कुछ लगता है कहीं पे भी we have left out on any kind of minor or major discussion, we shall definitely do this and then enter the definition section. किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या? अच्छा बाहर है, मैंने कहा हाँ. अच्छा ऑल्सो वन थिंग, दिस गोज फाइन फॉर यू. आपके नोट्स में से हाईलाइटेड वर्जन दिया है तो बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारा पेन है हम चलाएंगे. अगर मतलब ऐसा हो तो मतलब हम लोग, मेरी मेहनत बचती है, मैं हाईलाइट ना करके दूं आप लोग को. हाईलाइटेड वर्जन चलेगा राइट. जो मैंने ना आपका एक और सैम्पल नोट्स भेजे हैं, आपको भी एक आ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का सैम्पल नोट्स आएंगे. उसके अंदर मैंने क्या किया ना, इसको ऐसा हाईलाइट ना करके इसका वर्ड फॉन्ट कलर चेंज कर दिया है. तो इंपॉर्टेंट का खाली कलर चेंज किया है, सो दैट अगर आपको हाईलाइटर खेलना हो तो आप खेल सकते हैं. सो उन दोनों में से वट एवर यू फाइनल, उस पोस्ट को अपन प्रिंट पे डाल देंगे एंड यू गेट योर बुक विद दैट. सो मैं आपको कल भिजवाता हूँ आपके सेकंड एक और चैप्टर के नोट्स. उन दोनों में से आप सेलेक्ट कर लेना. वट एवर बुक इज मोर कंफर्टेबल फॉर यू शुड बी आर बुक. श्योर इनफ, डन, बढ़े आगे. लेट्स स्टार्ट. अच्छा, एसोसिएट को इन लोगों ने ऑफ एनी पर्सन कैसे डिफाइन किया है? अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. अच्छा, तो लेट्स गो टू कंपनीज एक्ट 2013 फर्स्ट एंड लेट्स से आप सबने कंपनीज एक्ट तो इतनी बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है. कंपनीज एक्ट 2013 में एसोसिएट का मतलब क्या होता है? हट, एग्जैक्टली. इफ देयर आर 2 कंपनीज और एक कंपनी का दूसरी कंपनी में मोर देन 20% स्टेक है तो ये एक दूसरे को एसोसिएट बुलाते हैं. वाओ, मतलब दिस इज प्रीटी मच एडमायरेबल कि आपने इतनी बड़ी चीज़ पढ़ ली. बट नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई डू वी रिकॉग्नाइज दिस कंसेप्ट ऑफ एसोसिएट कंपनी? मतलब फॉर व्हाट गुड रीजन डू वी नीड टू रिकॉग्नाइज इट? नहीं, आई गेट इट. तो फिर 22% भी रख सकते थे, 25 भी रख सकते थे, 30 भी रख सकते थे. 25 ही क्यों? मतलब 20 क्यों? फिर 25 बोलते ना तो मेरे को ज़्यादा अच्छा परसेंटेज लगता. वो फिर वो तो एकदम आप एकदम यू नो सेंटर नोक पे खड़े होते हैं. एक बज गए क्या? 6 मिनट टू गो. एक नहीं बजी दीदी?
दीदी खत्म हो जाएगा टाइम, 10 मिनट में आ जाओ, फिर अपन डिस्कस करते हैं आपका टाइमिंग पर, खाली 10 मिनट 10 मिनट, धन्यवाद। आ जाए ऑफिस से। हाँ जी, आए, क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ जो भी, तो क्या रीज़न है उसका? एसोसिएट की बात, हाँ एसोसिएट की बात करते हैं। 20% से क्या होता है एसोसिएट में? एनीवन एनीवन, क्या फायदा है 20%? यू नेवर आस्क्ड इट एज टू व्हाई वी आर रिकग्नाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएट। ओके, जस्ट फॉर द पर्पज, these are very basics. Associate company has always been recognized for the purpose of related party transaction. An associate is qualified to be called as a related party on which any kind of transaction to be done is to be done on an arm's length difference. The golden rule of disclosure applies कि आपने अपना interest disclose करना पड़ेगा whenever dealing with associate. Hence it's very important कि आप associate को define करें। क्यों? क्योंकि एसोसिएट इंटरेस्टेड की कैटेगरी में भी रिकग्नाइज किया जाता है। सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड इंटरेस्टेड, दीज टू वर्ड्स रिकग्नाइज द वर्ड एसोसिएट। हेंस आप ये एसोसिएट वर्ड पढ़ रहे हो बचपन से आज तक। श्योर इनफ? नाउ कमिंग डाउन बैक, हम लोग एसोसिएट यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं अब देखते हैं। एसोसिएट ऑफ एनी पर्सन शैल बी डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट और अंडर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड शैल ऑल्सो इंक्लूड। कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो एसोसिएट है वो तो एसोसिएट है ही, पर रीट ने भी अपनी तरफ से वापस से बोला है कि मेरे लिए ये सब लोग भी एसोसिएट है। कौन? एक जो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, एनी पर्सन हु कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द सेड पर्सन। अगर हमको कोई कंट्रोल कर रहा है तो हमारा एसोसिएट है। वन, हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो भी हमारा एसोसिएट है। तो नाउ एनी पर्सन कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सेड पर्सन, एनी पर्सन हु कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द सेड पर्सन। अभी तक मैंने कंट्रोल वर्ड पे बात नहीं की है, सो डू नॉट वरी, वी आर कमिंग डाउन टू कंट्रोल। वेयर द सेड पर्सन इज अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन हु इज डेजिग्नेटेड एज promoter of the company or body corporate and any other company or body corporate within the same promoter group. So ये बात सेम ही रह गई कंपनी वाले फॉर्म में, तो यहाँ तक कोई ऐसा खासा बात नहीं थी। अब आप लोगों ने कंट्रोल पढ़ना था, तो एक काम करें, कंट्रोल के लिए आप अपने चेंज इन कंट्रोल पे आए। चेंज इन कंट्रोल पे आए means in case of a company or body corporate, change in the control where control shall be meaning as provided under section 2 section 27 of Companies Act 2013। मतलब कि अगर आप लोगों ने अपनी जवानी के टाइम में कंपनीज एक्ट में सेक्शन 27 सेक्शन 2 सॉरी सेक्शन 2 सब सेक्शन 27 पढ़ा होता, तो वहाँ पे उसने बोला था कंट्रोल शैल सिग्निफाई द राइट टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। दिस इज व्हाट वी से इज कंट्रोल। The same meaning shall be applied in case when you have read your associate definition. When any person is controlled, मतलब I have the right to control the composition of their board of directors, or when some other person has the right to control my composition. In either of the cases, we both shall be construed as associates. सर पर यहाँ पे एसोसिएट रिकग्नाइज करके फायदा क्या मिल रहा है हम लोग को? इफ यू रिमेंबर, अ ट्रस्टी कैन नेवर बी एसोसिएट। So for the purpose of clarifying कि who is an associate, they have clarified it that who is associate. Sure enough, going ahead. यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड हमें शर्म आनी चाहिए अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो, बॉडी कॉर्पोरेट। उन लोगों ने खुद यही बोला, जैसा कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट बोला है वही बॉडी कॉर्पोरेट है। नेक्स्ट अप इज बोनस इशू, हैज द सेम मीनिंग। जब आप इक्विटी शेयर्स के ऊपर बोनस देते हैं आप उसे बोनस इशू ऑफ शेयर्स बोलते हैं। यहाँ पे यूनिट होल्डर्स को एक्स्ट्रा यूनिट देना अपन बोनस इशू बोलते हैं। सो जब रीट के इन्वेस्टर्स को बोनस यूनिट्स प्रोवाइड की जाए, दिस इज बोनस इशू, मींस एडिशनल यूनिट्स अलॉटेड टू द यूनिट होल्डर्स एज टू द रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड फॉर द सेड पर्पज विदाउट एनी कॉस्ट टू द यूनिट होल्डर्स। सिंस आई थिंक आई हैव यूज्ड माई ऑलमोस्ट एंटायर टाइम, वरना मैं आपसे आज रिकॉर्ड डेट, बुक क्लोजर डेट, इन सब के ऊपर बात करता। दिस इज ऑलवेज बीन माई फेवरेट थिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंसेप्ट हिले हुए रहते हैं, एक्सेप्ट जिन लोगों ने विकास सर से पढ़ा है। तो अपन लोगों ने इन वाली मुद्दों पे वापस से बात करनी है अबाउट व्हाट इज योर रिकॉर्ड डेट, बुक क्लोजर डेट। अब हम लोग जब रिकॉर्ड और बुक क्लोजर बोल रहे हैं तो ये अलग अलग हो सकती हैं क्या, कितने दिन का डिफरेंस हो सकता है। तो ये जो एक रिकॉर्ड डेट इन लोगों ने वर्ड यूज़ किया ना, कल अपन इसके ऊपर एक मस्त 10 मिनट बात करने ही वाले हैं। तो मैं अभी इस पार्ट को टच नहीं कर रहा, पर इस पार्ट को टच करने की जगह मैं अभी के लिए अपन क्या समझ रहे हैं, दैट भाई बोनस इशू मीन्स एक्स्ट्रा यूनिट्स देना उन होल्डर्स को जिनका नाम, जो डेट मैंने बोली कि जब मेरी बुक्स बंद रहेंगी उस तारीख पे मैं उन लोगों के नाम को रिकॉर्ड करके यूनिट्स प्रोवाइड करता हूं, दैट इज योर बोनस इशू। यहां तक एकदम पार्ट ठीक है? ठीक है। अच्छा, चेंज इन कंट्रोल। चेंज इन कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अगर आज मेरे पास कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपके अंदर कंट्रोल है, मतलब आई हैव द राइट टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इन योर बोर्ड, व्हाट शैल चेंज इन कंट्रोल मीन?
कि अब ये राइट मेरे पास नहीं रहा, ये राइट किसी और के पास चला गया. सो नथिंग न्यू टू बी लर्नड इन दिस. लेट्स सी. In case of a company, change in control where control shall have the meaning as provided under Section 2 of the Companies Act 2013, right to appoint majority of the directors is changed now. In any other case, change in the controlling interest. And now comes the question, sir, what is controlling interest? इतनी बड़ी बात लिखी है ना मैंने एक्सप्लेनेशन में, शायद तुम्हारे गूजबम्स आ जाने. It may be noted that expression controlling interest means an interest where directly or indirectly to the extent of not less than 50% of the voting rights. That means ये बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आके ख़त्म हुई. कंट्रोल का मतलब होता है more than 50% stake in the other company. Change in control का मतलब होता है now you do not have more than 50% stake, someone else has got more than 50% stake. Question comes to an end. Sure enough. Now the next word is कंप्लीटेड प्रॉपर्टी. मैंने आपको कंप्लीटेड प्रॉपर्टी का मतलब बताया था, आई गेस कल बात हुई थी अपनी, जिसके लिए आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है. इफ यू रिमेंबर, मींस प्रॉपर्टी फॉर विच ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हैज बीन रिसीव्ड. अच्छा, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो आप उसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, रह सकते हैं. तो यहां पे आपको क्या मिलता है? एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिसको आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, फ्रॉम द रेलेवेंट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट. नाउ नेक्स्ट अप इज फ्लोर स्पेस इंडेक्स. अपन ने अभी बात करी थी ना फ्लोर स्पेस इंडेक्स की. अपन ने कहाँ बात करी थी फ्लोर स्पेस इंडेक्स की? 20% में. और फ्लोर स्पेस के आगे मैंने क्या लिखा था वहाँ पे? अनयूटिलाइज्ड फ्लोर स्पेस इंडेक्स. तो पहले FSI समझ लेते हैं. शैल मीन द बिल्डेबल एरिया ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड एज स्पेसिफाइड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, जिसपे कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है. इफ आई यूज्ड अनयूटिलाइज्ड, मतलब उस पर अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है. द क्वेश्चन कम्स टू एन एंड. ठीक है. फॉलो ऑन ऑफर बिल्कुल सेम का सेम है, बस ये लास्ट चीज आज का डिस्कशन करने के लिए, एंड आई शुड स्टॉप. फॉलो ऑन ऑफर में इट मींस ऑफर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ रीट टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. इसका मतलब वही हो गया, IPO जो आपने ऑलरेडी इशू किया था आपके इनिशियल यूनिट्स में, सेम तरीके की यूनिट्स अगर अपन ने और वापस से पब्लिक को इशू करी तो उसको आप क्या बोलते हो? फॉलो ऑन ऑफर. एंड इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल. ओए, एनीवन नोज व्हाट इज ऑफर फॉर सेल? बहुत ही बढ़िया. अच्छा, ऑफर फॉर सेल के अंदर क्या होता है ना, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने शेयर्स दे दीजिए और इन शेयर्स को हम मार्केट में देते हैं लोगों को. आपको इजी एग्जिट मिल जाएगा और दूसरे जिनको एंट्री चाहिए उनको एंट्री मिल जाएगी. इसका सोल पर्पस ऑफर फॉर सेल का बहुत अलग होता है. इसको आप शेयर होल्डर की जगह बोलना. ऑफर फॉर सेल जनरली प्रमोटर्स करते हैं. जब उनको अपनी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करनी होती है कंपनी के अंदर, वो ऑफर फॉर सेल ऑप्ट करते हैं, जिसके थ्रू उनको इजी पैसा भी मिल जाता है और लोगों को इजी एंट्री भी मिल जाती है और कंपनी को वापस से नई सिक्योरिटीज लाने का इतना हाइप वर्जन भी यूज नहीं करना पड़ता. सो दैट्स ऑफर फॉर सेल. तो जनरली ऑफर फॉर सेल अपन पढ़ाते तो ऐसे ही है कि शेयर होल्डर्स को भी राइट है, पर इन रियलिटी ये प्रमोटर्स का राइट है. नेक्स्ट अप एक और बात बताता हूँ. तो सर फिर आप शेयर होल्डर बोलते ही क्यों? जबरदस्ती हमको भी कंफ्यूज कर रहे हो. जब कभी भी अगर आप लोगों ने कभी ADR GDR पढ़ाओ, अगर आप ADR GDR में भी चाहो तो आप जो कंपनी शेयर्स इशू करती है ना, ADR GDR. अच्छा, एवरीवन रिमेंबर्स ADR GDR क्या होता था? ओके, आधी आवाज़ ही आई है. 1 मिनट लेता हूँ, कोशिश करता हूँ बताने की. नहीं तो कल अपन वापस ADR GDR पे भी एक बेसिक डिस्कशन करेंगे. हाउएवर अपना चैप्टर भी है ADR GDR जिस पे बात करनी है. सो नॉनदलेस हम लोग उसकी प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटी देखेंगे ही. सो अपन ADR GDR की बात करते हैं. सो आई रिमेंबर मैं बॉम्बे में इंटर्न कर रहा था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैं वहाँ पे गया था 2 महीने के लिए. तो वहाँ पे उन लोगों ने ना खाली ADR GDR पे एक डिबेट रखी थी. मतलब उसका कोई रिलेटेड काम भी नहीं था, बस सिर्फ ADR GDR पे डिबेट रखी थी. सो वन थिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड, ADR GDR में क्या होता है, हम हमारे इंडियन मार्केट से पैसा लेके एग्जॉस्ट कर चुके हैं एंड नाउ इज द टाइम व्हेन यू ट्राइंग टू गो आउट एंड ट्राई टू रेज फंड्स फ्रॉम आउटसाइड. इसके लिए आपकी कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. अब नेक्स्ट चीज़, 2 तरीके से आप ADR GDR करते हो. एक होता है नॉर्मल ADR GDR और एक आपने पढ़ा होगा स्पॉन्सर्ड ADR GDR. इफ यू यूज दिस वर्ड दैट्स कॉल्ड स्पॉन्सर्ड. स्पॉन्सर्ड वाले केस में अपन लोग क्या करते थे, अपने शेयर होल्डर्स को भी ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको चाहिए तो आप अपने शेयर्स हमको दे दो, इनको हम यहीं पे सिक्योरिटी की तरह रखेंगे और इसके बेसिस पे बाहर क्या इशू कर देंगे, हम लोग ADR या GDR इशू कर देंगे. श्योर इनफ. अच्छा एक सेकेंड, ADR कैन बी इशूड ओनली इन US, दैट इज अमेरिका, और कहीं नहीं. एंड GDR ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड US में ADR ही आएगा. तो फिर उसको GDR क्यों बोलते हो? फिर इंडिया में भी नहीं होगा क्योंकि इंडिया में IDR चलते हैं, हम भी कम थोड़ी हैं. हमने बोला तुम्हारे IDR तो हमारे IDR.
वट होगा तुम्हारा $72 एटीट्यूड भाई का घर में। हाँ फिर अच्छा एक चीज़ फैक्ट याद रखना, GDR पूरे वर्ल्ड में चलता है, इवन इन US GDR वर्क्स इन US। हाउएवर US इज क्लेवर इनफ, GDR के कंप्लाइंसेस बहुत हाई हैं एज अगेंस्ट ADR के कंप्लाइंसेस व्हेन इट कम्स टू US। सो यू आर अ फूल इफ यू टेक इट ऑन ईगो एंड गो फॉर GDR इन US। मतलब ये तो मतलब आपने अलग ही बात कर दी कि आप लोग पाकिस्तान में जय श्री राम चिल्ला रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं, मतलब करने का मतलब ही नहीं, क्यों कर रहे हो, नेटवर्क नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको, थोड़ा बाहर आ जाओ। सो US में गए हो, ADR इज़ द बेस्ट थिंग, एकदम ठीक है, यहाँ तक की बात चलेगा। आई थिंक आई हैव सैचुरेटेड माई टाइम फॉर टुडे एंड अगेन जज्बाती हो गया और मैंने आपसे आज मैंने आपसे पोर्शन डिस्कशन नहीं किया है, तो कल सबसे पहले पोर्शन डिस्कशन एंड पोस्ट विच अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे होगा मिलना फिर से सेम समय पर, तब तक के लिए मिलते रहिएगा, जिंदा रहिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।